हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर ऑन लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 11th। और पिछले लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और मोल्स से हम कैसे मॉलिक्यूल्स तक पहुंच सकते हैं। कुछ फार्मूला भी हमने जाना था जिसका यूज़ करके आगे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू इंक्वायर अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। सी स्टूडेंट, सपोज दैट आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हो किसी कंपाउंड का एंड इट इज सेइंग दैट calculate the percentage of the particular element in that compound. For example, कार्बन का मास यहाँ कितना है वो तो हमें मालूम है 12U जो एटॉमिक मास होता है। 2 एटम्स है तो ये 32U हो जाएगा। टोटल मोलर मास इसका 44 ग्राम है। तो रिमेंबर, मास परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बाई मोलर मास इंटू 100। तो अगर मास परसेंटेज यहाँ पे कार्बन का निकालना हो तो क्या करेंगे हम 12/44 इंटू 100 और डिवाइड करने पे 44 को 12 से 0.288 इंटू 3207 से जाएगा तो 308 अगेन, सो इट इज़ अराउंड 27%। तो देखो, कार्बन के लिए जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि व्हाट इज़ द नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सी, अगर कोई अननोन कंपाउंड आपके सामने रखा जाए तो सबसे पहले चीज़ दिमाग में क्या आती है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच क्या रेशियो, उनके मास के बीच क्या रेशियो है, राइट। तो उस कंडीशन में हम उसको परसेंटेज के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे, राइट। सी, वी विल प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक और इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन का क्या यूटिलिटी है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। See, empirical formula represents the simple whole number ratio of the atoms of the element which are present in a molecule, right? वो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सपोज दैट मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 का है, राइट। बट H2O हम जब लिखते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो ये बात अलग है और ये बात बिल्कुल अलग है ना। यहाँ रेशियो की बात हो रही है और यहाँ हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का बात कर रहे हैं। अभी ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब ये चीज़ क्लियर होगा। तो ध्यान देना, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट। A molecular formula represents exact number of atoms in the molecule. तो molecular formula exact number of atoms को दिखाता है, right students, और empirical formula ratio को represent करता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात कहाँ करेंगे, उसको हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। See, there is an in-text numerical in your NCERT in which it is saying a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% क्लोरीन। ध्यान देना, ये तीनों जो दिया हुआ है ये क्या है, मास परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए और क्लोरीन के लिए, राइट। सी, अगर अभी मैं कंसीडर करूँ कि उस कंपाउंड का 100 ग्राम है, राइट। तो उस 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है 4.07 ग्राम, कार्बन कितना है 24.27 ग्राम्स और क्लोरीन कितना है 71.65 ग्राम, राइट। तो दिस इज द गिवन मास। अब ध्यान दो, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। तो रेशियो किस चीज़ का, नंबर ऑफ मोल्स का। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W/M, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। ध्यान देना, मोल कंसेप्ट वाली क्लास से फॉर्मूला क्या है, W/M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 4.07, हाइड्रोजन के लिए मोलर मास मैं कितना लूंगा 1 लूंगा तो 4.07 ही आएगा।
24.27 है और कार्बन के लिए होता है 12, तो इट इज अबाउट 2.02। 71.65 क्लोरीन का गिवन मास है और इसको डिवाइड करूंगा मैं 35.5 से, तो ये भी अराउंड होता है 2.02। अब देखो बेटा, यहाँ हमें होल नंबर लाना है बेटा, तो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल कौन सा आ रहा है 2.02। उससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तीनों को डिवाइड कर लेंगे, राइट। एंड व्हेन वी विल डिवाइड इन दिस वे, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन will come to be 2:1:1। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, ध्यान देना। अगर डिवाइड करने के बाद भी आपके पास डेसिमल में नंबर आते हैं तो उसको होल में आपको कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स विथ सुटेबल नंबर, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो द रेशियो कम्स टू बी 2:1:1। अगर इसको मैं रीअसेंबल कर लूँ, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन कर लूँ, तो ये हो जाएगा 1:2:1। अब ध्यान दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला किस बेस पे लिखा जाता है, रेशियो के बेस पे लिखा जाता है ना। तो इसको मैं रब कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सी कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन का रेशियो कितना आ रहा है 1:2:1। इस बेस पे मैं अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने जाऊं तो वो क्या होगा CH2Cl। सो दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटिंग दिस रेशियो। अब आपको समझ में आया, राइट। सो अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा था। अब और क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, जब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी अलग होगा और मोलर मास तो दिया हुआ है वो भी अलग होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, देखो 12 + 2 + 35.5, then it will come to be around 49.5, right? So this is empirical formula mass। ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास। इस हम एम्पेरिकल फार्मूला के बेसिस पे हमने निकाला है। अभी हमें जाना कहाँ तक है और यही मेन ट्रिक आती है। देखो, मोलर मास ऑलरेडी गिवन था, राइट। कितना 98.96 ग्राम। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने निकाल लिया है 49.5 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर लेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास से, राइट। मोलर मास को किससे डिवाइड करोगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास से। तो मोलर मास कितना था 98.96 ग्राम, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 49.5 ग्राम। सो इट विल कम टू बी अप्रोक्सीमेटली 2। यही मेन ट्रिक है। ये जो नंबर आया इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस n को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, एम्पेरिकल फार्मूला में। तो एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n, n कब आएगा, जब मोलर मास mm अपॉन एम्पेरिकल EF मास, mm अपॉन EF मास विल गिव यू n, और उस n को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा, C2H4Cl2। तो CH2Cl तो हमारा क्या था, एम्पेरिकल फार्मूला था, और C2H4Cl2 क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। सो यू गॉट द पॉइंट। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मास परसेंटेज अगर दिया हो तो हम 100 ग्राम पूरे कंपाउंड का मास हमने कंसीडर कर लिया। इसको थोड़ा उसके बाद जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स आ गए। अगर वो होल नंबर में नहीं आ रहा, या सबसे पहला काम तो ये करना है जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दोगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ एप्रोप्रिएट नंबर्स। जो रेशियो आ जाएगा उसी हिसाब से हम एम्पेरिकल फार्मूला लिख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर निकालना हो तो मोलर मास से एम्पेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किस में, एम्पेरिकल फार्मूला में। So you can get this type of questions to calculate both the empirical formula and molecular formula also. So इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करोगे, और नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होता है तो हम और क्वेश्चंस भी इसमें से डिस्कस कर लेंगे।
The next topic is stoichiometry of chemical reactions. ध्यान देना स्टूडेंट्स, stoichiometry is a Greek derived word and it consists of two parts. Stoichion means element and metry means measurement. So the measurement of masses of both reactant and product involved in chemical reaction, उसी को हम क्या कहते हैं? stoichiometry. Stoichiometry allows us to calculate the masses of all the participating substances in a chemical reaction, right? उसी को हम stoichiometry कहते हैं. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सी, देयर इज ए, और ध्यान देना stoichiometry जब भी हम कंसीडर करेंगे तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, राइट में. बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें सेम एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए, राइट. सी हियर, N2 plus 3H2, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया. अब इस पर्टिकुलर बैलेंस इक्वेशन को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे N2 कितना होगा? 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? 14. ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 ग्राम. और ये देखो 14 प्लस 3 17. देखो अमोनिया 14 प्लस 3 17, डबल करोगे तो कितना होगा? 34 ग्राम. तो हम कह सकते हैं ना 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. ये तो हो गई बात मोल्स की, अरे सॉरी मास की, राइट. अगर अब हमारे पास मास है तो हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो यहाँ पे 28 ग्राम गिवन मास और N2 की बात हो रही है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो उसका मोलर मास कितना होगा? 28 ग्राम. और N मतलब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? W/M. तो 28/28 विल गिव यू 1 मोल. यहाँ देखो 6 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास, H2 का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल, तो मोल्स कितना हो जाएगा? 3 मोल्स. और यहाँ पे ऑब्वियसली 34 ग्राम और 17 ग्राम हुआ, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट. द लास्ट वन इज वॉल्यूम, राइट. तो वॉल्यूम में हम कैसे करते हैं? देखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर. इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये फिक्स्ड है कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. तो 1 मोल मीन्स हो गया 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, राइट. 3 मोल्स में हो जाएगा 67.2. 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, ऑब्वियसली 1 मोल में 22.4 है, तो 3 मोल में 3 इंटू 22.4 होगा. 2 इंटू 22.4, तो यहाँ हो जाएगा 44.8 लीटर. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर रिएक्ट्स विथ 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया. अब देखो एक ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने 3 अलग अलग तरीके से इसको बता दिया, राइट. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ ammonia. 22.4 liter of nitrogen reacts with 67.2 liter of hydrogen to give 44.8 liter of ammonia. अब आप पूछोगे कि इस स्टोइकोमेट्री का की क्या यूटिलिटी है, तो हम एक एग्जांपल से उसे समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दैट एक सिंपल मैं ले लेता हूँ रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2. यहाँ मैं मास देखता हूँ, कार्बन का मास 12 ग्राम, ये 32 ग्राम और ये हो गया 44 ग्राम. बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. सबसे पहले ध्यान देना इस बात पे कि जब भी आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करोगे तो आपका केमिकल इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. सपोज दैट यहाँ देखो 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ना. सपोज दैट आपसे कोई पूछता है कि 14 ग्राम कार्बन के लिए
कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो देखो यूनिटरी मेथड आप जानते हो, तो 12 ग्राम कार्बन के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, राइट। 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना होगा, 32/12 होगा कि नहीं, 32/12 ग्राम O2 होगा। तो 1 ग्राम के लिए निकल गया, तो 14 के लिए भी निकाल सकते हो। तो 14 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 32/12 × 14, और आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। फिर से ध्यान दो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसी से पता चलता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी रिएक्ट हो रही है। तो 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम के लिए 32/12, दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड। 14 ग्राम के लिए हम इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, this much for this lecture. We will close on this topic itself. In the next class we will see more related numericals to this. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप कोई भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हो, और अननोन मासेस तक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस टॉपिक. Thank you for today, and I hope you have understood it well. Thank you.